आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक फैमिली स्टोरी, ऐसा पति सबको दे। अरे कहाँ मर गई, रसोई यूं ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही हैं। सास सुशीला देवी के चीखने की आवाज़ से दर्द से कराहती रमा उठी रही थी। एकदम से दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर सास ससुर दोनों गुस्से में खड़े थे। रमा एकदम से हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ गई। रमा और ज़्यादा डर से कांपने लगी। उसकी सास चीखते हुए बोली, बस तुझे तो काम चोरी का मौका चाहिए। यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के काम कौन निपटाएगा? तेरा बाप। जी जी तो किया रमा का कि बोले, सुबह से वही तो कर रही है सारे काम। पूरे बदन में दर्द हो गया है पर बोल नहीं पाई, कारण माता पिता के संस्कार और सहनशीलता। परिवार में 4 बहुएं थीं, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारी रोक टोक थी। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी। उसका कारण कुछ और नहीं था बल्कि पति की कम आमदनी थी। अपने ही ख्यालों में खोई थी वह। कुछ कह डाला ससुर ने और सास ने, पर उसे एहसास भी न हुआ। अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सास ने गुस्से में उसके हाथों को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ढकेल दिया। वह अभी गिरने ही वाली थी, उसी वक्त काम से आए पति ने उसे संभाल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति भी भौचक्का का सा रह गया। पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी होता देख बिना किसी से कुछ कहे और बिना कोई सवाल किए रमा से बोला, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है रमा, चलो यहाँ से। अब मैं और तुम्हारी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहाँ से उसी वक्त अपना ज़रूरी सामान लेकर चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी रमा करती थी, और घर के वह छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसा कमाने वाला बेटा करता था, जिसे आप दोनों सास ससुर को करने थे। क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसा कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरे करने में। रमा और सुरेश अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों ही सुरेश को हर चीज में कम आंकते और हमेशा ताने मारते, जिसका परिणाम बेचारी रमा को भुगतना पड़ता। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी, रमा और सुरेश को अब घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया था। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली। किस मुंह से खबर लेते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर घमंड जो चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि सुरेश घर का बड़ा बेटा था। जब तक वह साथ था, बाकी बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि माता पिता को कुछ कहें। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या डर, जो भी हो, रमा और सुरेश के रहते आज तक किसी ने दोनों सास ससुर को किसी बात का जवाब तक नहीं दिया था। लेकिन रमा और सुरेश के घर छोड़ने के 10 दिन बाद ही तीनों बहुओं ने और बेटों ने बड़ी चालाकी और धोखेबाजी से घर के कागज अपने नाम करवा लिए। मकान और गहने जेवर सभी अपने नाम करवा लिए। यहाँ तक कि सुरेश के पिता और माँ अब घर की छत और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। दोनों सास ससुर के हालात भिखारियों से भी ज्यादा बुरे हो गए। एक दिन रमा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत, जैसे कई महीनों से नहाई न हो, रमा से हाथ आगे करके कुछ खाने को मांगा। भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही रमा ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखती ही रह गई और हक्का बक्का हुई रमा बोली, माँ जी आप यहाँ इस हालत में? रमा के मन में एक पल भी नहीं आया कि कैसे उसके सास ससुर ने उसका और उसके पति सुरेश का जीना दूभर किया था। तुरंत देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ हैं? उसकी सास बस उसे लगातार देखती रह गई, क्योंकि रमा के दिन बदल गए थे। अब वह लाचार और मजबूर रमा नहीं थी। उनके सामने महंगी साड़ी और गहनों से लदी रमा की खूबसूरती से आंखें ना हटने वाली थी। पूरी सेठानी ही लग रही थी। पहले तो उसकी सास ने आश्चर्य भरी निगाहों से रमा को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते रमा के पैरों में गिर गई और रो रो कर अपने किए की माफी मांगने लगी। अपने पैरों को खींचते हुए तभी रमा ने कहा, माँ जी आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज मुझे जीते जी नर्क मत भेजिए, चलिए घर चलते हैं। और पापा जी कहाँ हैं? अब सास और उनके पति बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थी। घर गाड़ी नौकर चाकर सब था। दोनों ने ये पाने के लिए रात दिन एक करके आज ये मकाम जो पाया था।
बहू बेटे से अपने किए की माफ़ी मांगकर अब दोनों सास ससुर रमा और सुरेश को भर भर के प्यार और सम्मान देते, जिसके लिए रमा और सुरेश सारी जिंदगी तरसे थे। माता पिता द्वारा की गई गलतियों को माफ़ करते हुए बेटा बहू कहते कि अगर आपने हमारे साथ ये सब ना किया होता तो शायद हम भी ये ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को ना जी पाते। और रमा और सुरेश ने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपना लिया। बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए सास ससुर बोले, नसीब वाले हैं हम जो हमें ऐसे बेटा बहू मिले। और अब इसके बाद बारी थी तीनों बेटे और बहुओं की, जिन्हें अब रमा और सुरेश सबक सिखाने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो जेवर मकान उन्होंने हथिया लिया था और माता पिता को ठोकरे खाने के लिए घर से निकाल दिया था, अब उन्हें इसका हर्जाना चुकाना था। अगले ही दिन रमा और सुरेश कोर्ट जाकर वकील से बात करके पेपर तैयार कराए और सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए उनसे अपील की। तुरंत ही तीनों बेटे बहुओं के पास कोर्ट की तरफ से घर खाली करने के ऑर्डर पहुंच गए और साथ ही पुलिस भी पहुंच गई कि उन्हें सास ससुर के रुपए पैसे और जेवरात चोरी करने के जुर्म में उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला होगा वह मानना पड़ेगा। तीनों बेटे बहुओं के जैसे होश ही उड़ गए थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी जमानत कराई और पता करते हुए बड़े भाई सुरेश के घर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी, रोए और गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। माता पिता उन्हें माफ करने को तैयार नहीं थे। तभी रमा और सुरेश ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बीती बातों को भूल जाइए, जो इन्होंने किया वह गलत था, पर इनके छोटे बच्चे भी हैं। अब पूरे मकान में से जो इनका हिस्सा बैठता है इन्हें देकर बाकी माँ और बाबूजी के पास रहेगा। कोर्ट से पहले फैसला घर में हो गया। छोटे भाइयों ने और बहुओं ने भी सब जेवर और रुपया पैसा माता पिता को लौटा दिया और माता पिता ने भी कोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया। इसीलिए कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।